हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विभवमापी पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। विभवमापी नाम से ही पता चल रहा है कि यह इंस्ट्रूमेंट विभव को मेजरमेंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। ठीक है, अब देखेंगे इसको कि विभवमापी एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करता है, क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट है ना पोटेंशियोमीटर। देखो वोल्ट, इसके पहले 10 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वोल्ट मीटर और ये दोनों सेम चीज है। वोल्ट मीटर भी विभव मापता है और पोटेंशियोमीटर विभवमापी भी विभव को ही नापता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि वोल्ट मीटर जो होता है एक तो छोटे पैमाने पर होता है, कहीं भी हम इजी वे में रखकर और निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब लार्ज स्केल पर पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू को अगर हम लोग निकालने की आवश्यकता होती है तो वहां हम लोग विभवमापी यानी कि पोटेंशियोमीटर की जरूरत होती है और वहां हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? दोनों वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों सेम है। अंतर है कि विभवमापी जनरली हम लोग छोटे मोटे लैब में या बैटरी का विभव मेजर करने के लिए बहुत आसान तरीका से हम लोग, कहीं भी छोटा होता है, साइज में क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हम लोग जनरली उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो भी विभव मापता है, लेकिन जब हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होता है और एक बड़े पैमाने पर हम लोग किसी वोल्ट मापने की जरूरत होती है तो वहां हम विभवमापी यानी कि पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और ये क्या क्या करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है। इसका यूज ये नोट रखिएगा, से जनरली एनसीईआरटी में 2 ही देता है, लेकिन बता देते हैं इसका यूज होता है, सबसे पहला यूज है इसका उपयोग कि यह किसी दिए गए शेल का ईएमएफ को मापने में इसका प्रयोग होता है। पहला, किसी दिए गए सेल का ईएमएफ ये क्या करता है, मापता है, यानी कि उसको मापने में, ईएमएफ को मापने में हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा होता है किसी परिपथ में लगे 2 शेलों के ईएमएफ का तुलना। अगर किसी परिपथ में 2 सेल लगे हुए हैं तो दोनों सेलों के बीच ईएमएफ का तुलना हम लोग पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं, है ना। नंबर 3, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को के मापन में, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापने में भी पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग करते हैं। नोट कर ले, किसी दिए गए सेल का ईएमएफ को मापने में पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। किसी परिपथ में लगे 2 सेलों के बीच ईएमएफ के तुलना करने में पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। तथा नंबर 3, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन में भी इसका यूज किया जाता है, अर्थात
सेल के आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर का। ओके, इसे नोट करें फटाफट, फटाफट नोट करें। ओके, अब इसे मिटा दें। चलिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, बनावट। देखिए, इसको सबसे पहले इसमें एक तार होता है। ये तार समरूप होना चाहिए सभी जगह पर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया समान होनी चाहिए, ठीक है। और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यहां एक बैटरी से हम लोग जोड़ दिए और जिसका ईएमएफ वोल्ट कितना है? V वोल्ट का है। इस तार की लंबाई मान लेते हैं कि यहां से यहां तक इस तार की लंबाई कितनी है? L है। इसका नाम दे दिए, इस एंड का नाम है A, इस एंड का नाम B। फिर से समझिए, एक तार है, कॉपर का तार है जो समरूप है। समरूप मतलब इसका डायमीटर हर जगह बराबर होना चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पतला कहीं मोटा नहीं होनी चाहिए, सभी जगह पर समरूप होनी चाहिए। इसका रेजिस्टिविटी और इसका घनत्व सभी जगह पर बराबर होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। क्या क्या? तार के लिए क्या चीज आवश्यक है कि तार समरूप होनी चाहिए। नंबर 2, तार के मटेरियल यानी धातु तार के प्रतिरोधकता एवं घनत्व समान होनी चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। समरूप का मतलब हो गया इसका हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया समान होनी चाहिए और इसका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता एवं घनत्व भी समान होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक है ना, इसे नोट कर लें फटाफट। क्या क्या इसके लिए जरूरी है? जो तार हम लोग ले रहे हैं ये समरूप होना चाहिए, हमने ब्रिज मीटर में भी हमने बताया है, उसी तरह ये तार है। उसके बाद देखिए तार समरूप होनी चाहिए और तार जिस धातु का बना होता है उसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी एवं घनत्व समान होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। ओके, चलिए अब देखिए यहां अब एक चीज रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पता कर लें। सपोज करो एक एकीकीय नियम से यहां देखते हैं हम लोग तार की लंबाई और यहां वोल्ट। एक बात ध्यान में देखिए कि यहां पे 0 वोल्ट और यहां पे V वोल्ट, चूंकि यहां प्लस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो यहां से वोल्ट, यहां पे वोल्ट क्या मिलेगा? 0 वोल्ट है इस बिंदु पर, और यहां से देखेंगे तो यहां पे कितना है वोल्ट? V वोल्ट है, ये वोल्ट V वोल्ट है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर यहां पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना मिल रहा है? तार का V ही मिल रहा है, सभी जगह V वोल्ट है। तो अगर L लेंथ पे वोल्ट V है तो 1 यूनिट लेंथ पर वोल्ट कितना मिलेगा? तो वोल्ट हो जाएगा V/L।
एक ही नियम से अगर तार की लंबाई L है तो यहां से यहां तक तार पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, V वोल्ट मिल रहा है। तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ पे, माने यूनिट लेंथ पे अगर हमको वोल्ट पता करना हो तो हम V/L, ठीक है, V/L करते हैं। इसी को अगर हम मान लेते हैं कि हमको कोई बोल दिया कि इस पॉइंट पे C बिंदु पे जहां पे इसका लेंथ है X, तो X पर वोल्ट कितना होगा, आसान है, X पर वोल्ट कितना हो जाएगा, VL इंटू X। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक तरीका मिलता है, ठीक है। किताब में NCERT बुक में V/L को K कहा है या फाई से सूचित किया हुआ है। K बराबर फाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का परिभाषा क्या होगा, तार में उपस्थित टोटल वोल्ट बाई टोटल लेंथ ऑफ द वायर। समझ में आया। तार में पोटेंशियल डिफरेंस जितनी है तार की लंबाई से डिवाइड करने पर जो वैल्यू देता है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखेंगे पोटेंशियल माने के हो गया विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता के एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर। ओके, आइए अब देखते हैं। पहला ये हो गया, आपको मिल गया वैल्यू V/L। ये हो गया पोटेंशियल मीटर के लिए एक फार्मूला, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर x यूनिट के लिए x तार के, चूंकि तार के x लंबाई पर विभव प्रवणता कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा विभव प्रवणता V/L इंटू एक्स, V/L इंटू एक्स। यानी कि V/L का मतलब कितना हो गया, K इंटू एक्स। ये मिल जाएगा आपको, ये एक फार्मूला हो गया। फाई इक्वल टू आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नोट करें फटाफट। ये पोटेंशियल मीटर के लिए एक फार्मूला बन गया। ओके, अब आइए देखते हैं पहला यूज। आइए पहला यूज देखते हैं। उपयोग 1, किसी दिए गए शेल का EMF ज्ञात करना। किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा। कहानी वही है। सबसे पहले हमने एक तार लिया, ये आपका तार है, ठीक है। इस तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तार की लंबाई कितनी है, तो तार की लंबाई L है। इसका विभव EMF कितना है, V है। यहां A और यहां B, ठीक है। अब जिस सेल
का ईएमएफ मेजर करना होता है, मापना होता है, उसे देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। उसे हम यहां पे कनेक्ट किए और यहां से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे जी, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक जॉकी को इस तार पर ले जाकर रखना होता है। जिस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, मान लीजिए कि ये ई है, इसी को मेजर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा, यदि माना जाए या मान लिया गैल्वेनोमीटर, या लिखे डायरेक्ट जॉकी पर जिस बिंदु पर जॉकी है वहां सी लगा देते हैं कि AC की लंबाई x है। कितनी है? यहां से यहां तक x है। ध्यान देंगे इस जॉकी को क्यों ऐसा नल पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग। नल पॉइंट पर जो इंस्ट्रूमेंट, नल पॉइंट के सिद्धांत पर जो इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है वह एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसलिए हमने नल पॉइंट ब्रिज मीटर में हमने बताया था आपको नल पॉइंट के बारे में, फिर एक बार सुन लें। ये जॉकी मान लीजिए कि इतना लेंथ है, इसको अगर हम उठाकर ऐसे यहां रखते हैं तो हमारा ये जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में है इधर शो करेगा। इधर रखे, इधर शो किया, फिर जॉकी को यहां से उठाए इधर रखे तो ये इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ऐसे दिखाएगा। तो यह पता चलता है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच एक ऐसा जरूर बिंदु मिलेगा जहां जॉकी को रखने पर यह गैल्वेनोमीटर स्टेट हो जाएगा, यानी कि इसमें करंट जीरो होगा। जिस पॉइंट पर यह रखा जाएगा और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, विक्षेपण शो नहीं करेगा, नहीं दिखाई देगा, तो हम समझेंगे कि उस पॉइंट पर विभव जीरो हो जा रहा है, अर्थात इसमें करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट नहीं जा रहा है। तो हमने जॉकी को यहां रखा और देख लिया कि A से C के बीच की डिस्टेंस कितना मिला हमको, x पर है। ओके, अब देखें यहां तो जीरो वोल्टेज, यहां भी वोल्टेज है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। यहां से अगर ये 0 वोल्ट यहां आया तो यहां भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा है, कोई बैटरी नहीं लगा है, तो यहां भी वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 वोल्टेज हो गया, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट है ये, यहां 0 वोल्ट हो गया। अब यह यहां से यहां जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो सपोज करो कि यहां एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, सभी सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है। यहां हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो जैसे यहां पे ये E बढ़ा तो यहां से जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि इसमें कोई करंट का बहाव नहीं हो रहा है, इसलिए जो E यहां है वही E यहां पर हो जाएगा। और यह तब संभव है कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, जबकि यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो सेम हो गया, यहां पे 0, यहां से यहां पे E, यहां पे E, यानी कि यहां भी 0, यहां भी 0, यहां पे E, यहां पे E, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाने के कारण यहां पे करंट इसमें फ्लो नहीं करता है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ईएमएफ कैसे देखेंगे। तो हम लोग देखे हैं कि यहां से एल लेंथ पे वोल्टेज कितना मिला हमको V, तो x 1 लेंथ पर यूनिट लेंथ पर VL, तो x पर कितना है V/L। यहां का वोल्टेज कितना है, यहां का वोल्टेज कितना मिला VL इंटू x, ठीक है। तो AC लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन AC इज इक्वल टू, इसका नाम दे दीजिए D और E, तो पोटेंशियल डिफरेंस DE का हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमको V/L x इंटू इसका पोटेंशियल कितना है E है, कहानी खत्म। यही तो नापना था, इसका जितना यहां पोटेंशियल मिला वही पोटेंशियल इसका इक्वल हो गया, यानी कि जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां है। यही मेजर करना था हमको, किसी दिए गए सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। इसका ईएमएफ कितना होगा, जितना यहां हमको मिला वही हो गया। अब इसे हम लोग एक तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं कि E इक्वल टू V/L को अभी अभी हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट x के कहा इंटू x। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसको बार बार देखते रहें, ऐसे ये बोर्ड में इससे क्वेश्चन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एक दो न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे, तब तक इसे प्रैक्टिस करें, बार बार इसके देखें। बहुत आसान तरीका से हमने बताया हुआ है। एनसीईआरटी में इस पोटेंशियल को क्या करता है, ऐसे बनाता है, देखिएगा। यहां एक प्लेट लगा, फिर उसी तार को यहां लगा दिया, फिर यहां एक प्लेट, फिर ऐसे एक प्लेट से जोड़ा और यहां लगा दिया। देखिए ये A और B, ऐसा इसलिए कि ये बहुत बड़ा तार होता है, तो एक पटरे के ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे मोड़कर यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से बनाइएगा। यही चीज हुआ, A और B को हमने ऐसे मोड़कर एक पटरे पर सजाकर लिख दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, शुरू से अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।